आप सभी लोगों को राम राम। उम्मीद है आप लोगों की दीपावली काफी अच्छी मनी होगी। फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है। इस समय पर गाड़ियों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कंपनीज दुनिया भर के ऑफर्स देती हैं ताकि उनकी गाड़ियां और बचे हुए स्टॉक्स क्लियर हो सके। लेकिन हमें इन ऑफर्स में नहीं फंसना है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी 12 गाड़ियां हैं जिन्हें खरीदने से हमें बचना चाहिए। इन 12 गाड़ियों में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो पहले से ही कम बिक रही हैं, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, अच्छी खासी बिक रही हैं, लेकिन उन्हें अब खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर शायद अब तक आपका ध्यान गया ही नहीं होगा कि हाँ यार, इस गाड़ी को खरीदने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ये टोटल 12 गाड़ियां मैं आपको इस वीडियो में बताना है। पहली गाड़ी है एमजी की कॉमेट। अगर मैं इस गाड़ी को कार कहूंगा ना तो पक्का किसी न किसी दिन पिटूंगा मैं कहीं ना कहीं। भाई ये कार है ही नहीं, ये क्वाड्री साइकिल है। क्वाड्री साइकिल का मतलब होता है कि 4 पहिए वाला व्हीकल जिसमें एक छोटी सी मोटर लगी है उसको पावर देने के लिए। ये भी तो 4 पहिए वाली छोटी सी गाड़ी है, इसमें छोटी सी मोटर लगी हुई है इसको पावर देने के लिए। ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मान लो कि ये गाड़ी इंडिया में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है। मैं आप में से किसी रैंडम इंसान को पकड़ता हूं और पूछता हूं भाई ये गाड़ी है इंडिया में लॉन्च करनी है, कितने बजट में लॉन्च करूं ताकि ये बिके। आप जितनी जल्दी थूकते नहीं हो ना उतनी जल्दी बोलोगे भाई 5 लाख रुपए। 5 लाख से ज्यादा का ना बेचना, कोई ना खरीदना। सही बात है, इस गाड़ी की शक्ल ही 5 लाख की है। पता है ये कितने रुपए की मिल रही है इंडिया में इस समय? 7.5 से 9.5 लाख रुपए एक शोरूम मिल रही है इंडिया में। ऑन रोड तो और जाके महंगी पड़ेगी। 9.5 लाख रुपए की है ये चुटकन। भाई साहब इसमें आपको 2 डोर मिल रहे हैं 9.5 लाख में, मतलब आपको 4.25 लाख रुपए का एक डोर पड़ रहा है। इस बजट में तो आपको 5 डोर वाली गाड़ी मिल जाए, यहां तो 2 डोर है। इसमें आपको अगर पीछे वाली सीट पर बैठना है तो पैसेंजर सीट को आगे करना पड़ेगा, तब जाके अंदर घुसोगे। अंदर घुस भी गए ना तो अगर 2 लोग तो ऐसे बैठे होगे। भैया वो घर आ गया था, आप नीचे उतर जाते, मेरे को उतरना था। ऐसे करते करते ही जीवन निकल जाएगा। आगे वाली सीट पर बैठने के लिए लड़ाइयां होंगी, सर फटेंगे। ऐसी कलेशन गाड़ी घर पे लानी क्यों है भाई? मतलब इस बजट में क्या कुछ नहीं मिल जाता है। और हाँ, इसमें बूट, भैया बूट के तो क्या ही कहने, बूट है ही नहीं। मतलब बूट जितना बड़ा शब्द है ना, इस बूट को अगर मैं कागज पे लिखकर डालू ना उतनी जगह भी नहीं है कि उसमें आ सके। पता कितनी बूट है उसमें कि जे आ जाएगा उसमें? जे रख लोगे आप उसमें उतनी बूट? चलो ठीक है, ये भी रख लोगे आप, इतनी बूट स्पेस है इस गाड़ी में। भाई हद कर दी यार, क्या ही गाड़ी लॉन्च करी है आपने 9.5 लाख रुपए में। इसकी रेंज मात्र 225 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में। फीचर्स भर भर के दे दिए गए हैं बस, और कुछ नहीं है। आप अगर इस गाड़ी को खरीदना ही चाहते हो, मतलब कोई ईवी खरीदना चाहते हो और आपका बजट लमसम इतना ही है, तो आप ट्यागो ईवी खरीदिए ना। 8 लाख रुपए से लमसम 11 लाख रुपए तक की एक शोरूम आपको मिलती है जिसमें 4 डोर है। ऐसे भी नहीं बैठना पड़ेगा, आराम से फैल के बैठो। फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। 225 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है आपको और खर्चा भी उतना का उतना ही होता है। तो भाई टियागो ईवी खरीदिए। कॉमेट ईवी खरीदने का कोई सेंस नहीं है। अगर ये गाड़ी 5 लाख या 6 लाख रुपए तक की मिल रही होती है तो बिल्कुल इस गाड़ी को खरीदने का सेंस बनता है। 9.5 लाख रुपए में तो कोई सेंस ही नहीं है, तो पैसा बर्बाद करना हुआ। बर्बाद क्यों कर रहे हो? देना ही है तो मेरे को दे दो भाई। दूसरी गाड़ी है होंडा सिटी हाइब्रिड। इस गाड़ी का सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो 22,20,000 रुपए का आपको मिलता है ऑन रोड इंडियन मार्केट में। 22,20,000 रुपए के बजट में आपको पता है कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो, अनटिल एंड अनलेस आपके बचपन की जिद नहीं है, बचपन का सपना नहीं है कि नहीं भाई मैंने तो एक सेडान ही खरीदनी है और हाइब्रिड ही खरीदनी है, तो भाई उस जिद का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉजिकल कस्टमर हो जो आप पैसे सही जगह पर लगाना चाहते हो, तो आपके पास मार्केट में इस समय पर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। विक्टोरियस आप खरीद सकते हो जिसका सेकंड टॉप जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट इतने ही बजट में 12,63,000 रुपए का मिल जाता है ऑन रोड, जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं और इससे ज्यादा माइलेज है। और हाइब्रिड है वो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। वो क्यों नहीं खरीदना? ऊपर से एक एसयूवी है तो जगह जगह पे टकराएगी नहीं। ये सेडान लेकर होता क्या है, शौक में प्रीमियम दिखाने के लिए, खुद को अलग दिखाने के लिए आप सेडान ले तो लेते हो, लेकिन जब किसी दिन 3, 4, 5 लोग आपकी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और आगे स्पीड ब्रेकर आता है तो इज्जत बचाने के लिए गाड़ी धीरे करके थोड़ी सी टेढ़ी करके निकाल रहे होते हो। उन 5 में से कोई एक चतुर इंसान तो पक्का बैठा होता है जो पूछता है क्या हो गया भैया, गाड़ी टेढ़ी क्यों कर रहे हो? तो इज्जत बचाने के लिए बोलता है वो थोड़ी नीची गाड़ी है ना तो थोड़ा टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। वो क्या है ना, एसयूवी अपन ले तो लेते, लेकिन यार एसयूवी में वो कंफर्ट और प्रीमियम फील नहीं है जो इस गाड़ी में है। कोई ना कोई बातें करके खुद की इज्जत बचानी पड़ती है। ऐसी गाड़ी खरीदनी ही क्यों है जब मार्केट में दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
अगर आपको विक्टोरियस की शक्ल पसंद नहीं है तो ग्रैंड विटारा ले सकते हो, वो पसंद नहीं है तो अर्बन क्रूजर हाईराइडर ले सकते हो। इतने ही बजट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई हाइब्रिड से लगाव नहीं है, आपको सिर्फ ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, तो आप इससे भी कम बजट में सीएनजी एसयूवीज ले सकते हो। विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, नेक्सॉन और भी कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो सीएनजी में अवेलेबल हैं इससे कम बजट में, जो आपका काफी सारा पैसा बचा सकती हैं। तो सिटी हाइब्रिड खरीदने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब, जिसमें ना तो उतने फीचर्स हैं और ना ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और ना ही वो आजादी कि हाँ भाई गड्ढे हैं या स्पीड ब्रेकर है या कुछ भी है, गाड़ी में 3 है 4 है 5 है कुछ भी है, हम तो ये धनाधन चला के ले गए। क्यों खरीदना 22 लाख रुपए, मतलब क्यों बर्बाद करना 22 लाख रुपए। तीसरी गाड़ी है टाटा की टिगोर ईवी। मैं टिगोर ईवी की बात कर रहा हूं, टिगोर पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर करके रहिएगा। टिगोर ईवी आपको ऑन रोड 13 लाख से 14.5 लाख रुपए तक की पड़ती है। ठीक है, इसमें आपको 26 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें 315 किलोमीटर की रेंज है और 74 bhp की पावर है। सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल है नहीं। कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूं कि भाई टिगोर ईवी के बगल में टाटा की ही पंच ईवी खड़ी हुई है, जिसका एम्पावर्ड लॉन्ग रेंज वेरिएंट आपको इतने ही बजट में मिल रहा होता है। ठीक है, इसमें आपको 421 किलोमीटर की रेंज मिलती है, मतलब कि 100 किलोमीटर ज्यादा, 121 bhp की पावर मिलती है, जबकि टिगोर में 74 bhp थी। 35 किलोवाट आवर का आपको बैटरी मिल रहा है, जबकि उसमें 26 किलोवाट आवर की बैटरी थी। फीचर्स चाहे कंफर्ट के हों या सेफ्टी के हों, आपको पंच ईवी में ज्यादा मिल रहे होते हैं उतने ही पैसों में टिगोर ईवी के कंपैरिजन में। तो टिगोर ईवी क्यों खरीदनी है जब आपको वही कंपनी उससे बेहतर ऑप्शन दे रही है। और किसी भी वजह से अगर आपको पंच ईवी नहीं खरीदनी है, वो छोटी दिखती है, ये है वो है फलाना धमाका, तो आपको इतने ही बजट में नेक्सॉन का मीडियम रेंज वेरिएंट मिल जाता है, लगभग उतने ही फीचर्स के साथ में 315 किलोमीटर की रेंज दी गई है। तो भाई आपकी कोई भी जरूरत हो, आपको टाटा अवेलेबल कर रहा है उतने ही बजट में दूसरे ऑप्शंस के साथ में, तो फिर आपको टिगोर ईवी क्यों लेना है। साथ में आपको वो टेंशन भी नहीं है कि भाई रोड खराब है, स्पीड ब्रेकर ज्यादा लंबा दिख रहा है, गाड़ी टकरा ना जाए। ना पंच ईवी टकराएगी कहीं और ना ही आपकी नेक्सॉन ईवी टकराएगी। तो टिगोर ईवी को आप इग्नोर करिए, लेना ही है तो पंच ईवी या फिर नेक्सॉन ईवी लीजिए या कोई दूसरी ईवी लीजिए जो भी आपको अच्छी लग रही हो। चौथी गाड़ी है मॉरिस गैराजेस की एस्टर। यह गाड़ी 11 लाख रुपए से समथिंग शुरू होकर 21.5 लाख रुपए तक की ऑन रोड मिलती है इंडियन मार्केट में हाल फिलहाल। इस बजट में हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं गाड़ियों के। उन सारे ऑप्शंस को इग्नोर करके एमजी एस्टर खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है बॉस, क्योंकि इसका जो इंजन है, एक तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, ओवरटेक करने में आपको दिक्कत हो सकती है, अंडर पावर्ड फील होगा बार बार। इनकेस अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई है तो अलग बात है, अगर आपने 2-4 गाड़ियां चला रखी तो आपको अंडर पावर्ड फील होगा। चलो पावर नहीं है कोई बात नहीं, माइलेज तो अच्छा होगा, तो माइलेज भी इस गाड़ी का अच्छा नहीं है। चाहे आप सिटी में चलाते हो चाहे आप हाईवे पे चलाते हो, आपको ये गाड़ी माइलेज अच्छा नहीं देगी। मैक्सिमम जगह पे सिंगल फिगर माइलेज आपको निकाल कर दे रही होगी। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, कोई हाइब्रिड, कोई सीएनजी, कोई डीजल, कोई इलेक्ट्रिक का ऑप्शन है लेकिन वो अलग है। एस्टर उसमें ही है, सिर्फ पेट्रोल में ही है। दूसरी बात ये फीचर लोडेड है, नो डाउट ये गाड़ी कंफर्टेबल है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कंफर्टेबल भी उतनी ज्यादा नहीं है, फीचर लोडेड है। लेकिन इस बजट में जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो भी तो फीचर लोडेड हैं, और कुछ कुछ तो इससे भी ज्यादा फीचर लोडेड है। क्रेटा है, सेल्टोस है, कुशैक है, एलिवेट है, कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन गाड़ियों को आपको खरीदने पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए एमजी एस्टर की जगह। पांचवी और छठवीं गाड़ी का नाम मैं आपको एक साथ बता देता हूं, क्योंकि दोनों गाड़ियों को ना खरीदने के पीछे का जो रीजन है ना वो कॉमन है। पांचवी गाड़ी है मारुति की ग्रैंड विटारा और छठवीं है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर। अब आप चप्पल लेके एकदम बैठे हो गए, बिल्कुल पागल हो जाएगा ये बंदा, कुछ भी बोला जा रहा है भाई। इन दोनों गाड़ियों को नहीं खरीदना है, ये तो पॉपुलर गाड़ियां हैं भाई, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं इनको, और तू कह रहा है कि इसको खरीदना नहीं है। मेरी बात सुन लो, पहले ठंडे हो जाओ, बात सुन लो। अब इन गाड़ियों को खरीदने का लॉजिक नहीं बचा है, अब तक था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन गाड़ियों को खरीदकर आपने गलती कर दी है या ये दोनों गाड़ियां खराब हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इतने ही बजट में आपको इतना कुछ मिल रहा है जब, तो आपको ये गाड़ी क्यों देखनी है। मारुति ने अभी हाल ही में विक्टोरियस को लॉन्च करा है इतने ही बजट में, जिसमें आपको क्या कुछ ज्यादा नहीं मिल जाता। विक्टोरियस में आपको 4 सीएनजी वेरिएंट्स मिलते हैं, जबकि इन दोनों गाड़ियों में 2-2 सीएनजी वेरिएंट दिए गए हैं। मतलब आपको कम बजट में विक्टोरियस सीएनजी मिल जाएगी, जबकि आप विटारा सीएनजी खरीदते हो या फिर हाईराइडर सीएनजी खरीदते हो तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा सीएनजी अगर आप खरीद रहे हो तो आपको बूट स्पेस प्रॉपर मिल जाएगी विक्टोरियस में, क्योंकि उसमें सीएनजी टैंक नीचे लगा हुआ है, जबकि विटारा और हाईराइडर में आपको बूट के अंदर ही सीएनजी टैंक लगा मिलता है।
इसके अलावा आपको एडास मिल जाता है विक्टोरियस में, जबकि बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के 7 से 8 फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं विक्टोरियस में, जो बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं है। बड़ी टच स्क्रीन है, बड़ा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है विक्टोरियस में। इतना सब कुछ ज्यादा आपको मिल रहा है विक्टोरियस में, तो इन दोनों गाड़ियों को क्यों ही खरीदना है। कुल मिला के मेन पॉइंट में आपको बताऊं, जो सेगमेंट किंग है क्रेटा, उसको खत्म करने के लिए मारुति ने अपनी ही गाड़ियों के खिलाफ एक ऐसी ही गाड़ी लॉन्च करी है जो क्रेटा को खत्म कर सके। वो क्रेटा को खत्म करेगी नहीं करेगी वो एक अलग बात है, भाड़ में जान दो। जनता का फायदा हो गया ना, अपना फायदा हो गया ना, कि मारुति ने कम बजट में इतना ज्यादा अच्छा पैकेज हमने प्रोवाइड कर रही है, तो हम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं। अभी भी हम पुरानी गाड़ियां ग्रैंड विटार और हाइड्रेटर को खरीदने का प्लान क्यों बना रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाइए और विक्टोरियस को खरीदिए। 7वीं गाड़ी है मारुति की सेलेरियो। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग भी सेलेरियो खरीद रहे हैं, क्या वो लोग रिसर्च नहीं करते, या उनके पास पैसा ही इतना है कि टाइम नहीं रिसर्च करने का। हाँ भाई कौन सी लक्कड़ वक्कड़ बम्बे को वो आ गया, इस पे जिले वाली दे दो, वाली दे दो। कैसे ले रहे हो आप, क्यों ले रहे हो सेलेरियो। मतलब अगर आप सेलेरियो खरीदने जा रहे हो तो मात्र 15-20 हजार रुपए ज्यादा खर्च करके आपको वैगनार मिल जाती है। वैगनार में सेलेरियो से ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। अब आप कहोगे भाई वैगनार क्यों लेंगे जब हमें सेलेरियो लेनी है। देखो यार, सेलेरियो और वैगनार दोनों ही बदसूरत गाड़ियां हैं। सेफ्टी के मामले में दोनों कैसी हैं आपको पता ही है। जब दोनों के दोनों पॉइंट्स एक बरोबर है तो फिर क्या सेलेरियो क्या वैगनार। फिर तो आप देखो पैकेज किसमें भारी मिल रहा है, तो पैकेज आप नापोगे तोलोगे तो वैगनार में ज्यादा अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है, तो फिर सेलेरियो क्यों खरीदना। ये तो हो गई मारुति की बात। इनकेस अगर आपको थोड़ी ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में भी ठीक हो, पैकेज भी अच्छा हो, तो भाई ट्यागो लो। ट्यागो सेलेरियो और वैगनार दोनों से ज्यादा आप मार्केट लगती है। प्योर ऑप्शनल और एडवेंचर ऐसे वेरिएंट इस बजट में आपको मिल जाएंगे। इनसे कई ज्यादा फीचर्स हैं और सेफ तो है ही। पंच ले लो, पंच के वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, ज्यादा बूट स्पेस है, ज्यादा पावर है, माइलेज में आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा, सेफ्टी है, फीचर्स है, सब कुछ है, ज्यादा अच्छी दिखती है, ग्राउंड क्लियरेंस है, सब कुछ है। इस बजट में आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, वो क्यों नहीं लेनी। इसके अलावा भाई आप अगर आप मारुति में ही रहना चाहते हो कि नहीं यार हमें टाटा में नहीं जाना है या किसी और कंपनी में नहीं जाना, हमें तो मारुति में रहना है, तो भी ये गाड़ी को खरीदनी है। आप इग्निस लो ना, 4 सिलेंडर इंजन है। वैगनार में भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा था, ज्यादा पावर ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ में। इग्निस में भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जा रहा है 21 के माइलेज के साथ में। फीचर्स आपको वैगनार और सेलेरियो के बरोबर ही मिल जाते हैं उस बजट में। कहो ना कहो भाई, इग्निस सेलेरियो और वैगनार से तो अच्छी ही दिखती है। हालांकि खुद भी कोई खूबसूरत नहीं है, अंधों में काना राजा है, लेकिन फिर भी इन दोनों गाड़ियों में से तो अच्छी दिखती है, तो आप इग्निस भी ले सकते हो। इनकेस अगर आपको ये सारी गाड़ियां बेकार लगती हैं या फिर आप 6 एयरबैग वाली ही गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप ग्रैंड आइटेन नियोस भी खरीद सकते हो, उसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मारुति खरीदना चाहते हो तो अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टाटा की लेना चाहते हो तो अच्छे ऑप्शंस हैं, हुंडई लेना चाहते हो तो अच्छे ऑप्शंस हैं, तो सेलेरियो क्यों लेना है। इतनी बेसिक सी रिसर्च करके कस्टमर्स जाते नहीं है क्या। देखो अनटिल अनलेस आपके बच्चे की या आपके मन की खुद की जिद नहीं है कि नहीं मुझे तो यही गाड़ी खरीदनी है क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास वैगनार है या नेओस है और मुझे कुछ अलग खरीदना है, तो सेलेरियो ले लो। बाकी अगर आप है ना अपना पैसा कुछ ऐसी जगह लगाना चाह रहे हो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, अच्छा से अच्छा मिल जाए, तो आप जरा खुद सोच कर देखना कि सेलेरियो खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है। ये वो गाड़ी है जिसे जबरदस्ती जगह भरने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, खासकर वैगनार को तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा। आप सेल्स फिगर देख के भी पता लगा सकते हो। 8वीं गाड़ी है BYD की एटो 3। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं भाई, BYD एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स। इन लोगों ने एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करी जिसका नाम रखा एटो 3। इस गाड़ी को 25 लाख से 34 लाख रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से देखूं तो पता है, महिंद्रा XEV 9e या फिर टाटा हैरियर EV इस गाड़ी से भी 3 से 4 लाख रुपए सस्ते हैं। इस गाड़ी की शक्ल देख के आपको लगता है कि ये 3 से 4 लाख रुपए महंगी हो सकती है इन दोनों गाड़ियों से। इस गाड़ी का साइज छोटा है, बैटरी छोटी है, रेंज कम है, फीचर्स कम है, गाड़ी में स्पेस कम है, गाड़ी के आफ्टर सेल सर्विस कम है, गाड़ी के सर्विस सेंटर्स कम है और इस गाड़ी की सेल्स भी उतनी ही कम है। इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलता और उसके बाद भी प्राइसिंग है हैरियर EV और XEV 9e से भी ज्यादा, जबकि वो दोनों गाड़ियां कितनी ज्यादा फीचर लोडेड है। इसमें तो फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो उस प्राइस सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की, तो आप इन दोनों गाड़ियों पर मतलब XEV 9e और हैरियर EV पर ज्यादा दिमाग लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये BYD एटो 3 के चक्कर में मत पड़ना बॉस। 9वीं गाड़ी है फोर्स की गुरखा। अगर आप खुद के दुश्मन हो या फिर आपके पापा आपको गाड़ी दिला रहे हैं और आप पापा के दुश्मन हो, उनके पैसे बर्बाद करना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल खरीद लो। ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है पैसे बर्बाद करने के लिए।
3 डोर में ये 19,20,000 रुपए की पड़ती है ऑन रोड, और 5 डोर में ये 21 लाख रुपए के आसपास पड़ती है ऑन रोड। 21 लाख रुपए की ये गाड़ी है, इसमें है क्या भाई इंजन के अलावा? कंफर्ट के फीचर्स है ही नहीं, सेफ्टी के फीचर्स, सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू की तो बात ही मत करना बॉस। अगर आपको 4 व्हील ड्राइव एसयूवी ही चाहिए तो आप महिंद्रा की थार ले लो 3 डोर में, थार रॉक्स ले लो 5 डोर में। थार 3 डोर मात्र 11.5 लाख रुपए से शुरू होकर आपको 20.5 लाख रुपए तक की मिल जाएगी ऑन रोड। थार रॉक्स आपको 16 लाख रुपए से शुरू होकर 26 लाख रुपए की मिल जाएगी। दुनिया भर के फीचर्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, स्पेस है, सब कुछ है। क्यों लेना है फोर्स गुरखा? हाँ, अगर आप किसी भी वजह से आपकी थार से बनती नहीं है तो आप जिमनी ले सकते हो, लेकिन गुरखा क्यों लेना है? 20 लाख रुपए खर्च करके सतरंगी जानवर बनना चाहते हो तो अलग बात है भाई, वरना कोई लॉजिक नहीं है फोर्स गुरखा खरीदने का। और मेरे कहने के पहले से ही ये गाड़ी बहुत कम बिक रही है। 2 लाख गाड़ियों में कहीं कुन्ने में एक ये गाड़ी खरीदी जाती है, वरना ये गाड़ी नहीं बिक रही है। लोग थार ही खरीद रहे हैं, जिमनी भी नहीं बिक रही है। तो आप समझदार हैं बाकी कि ये गाड़ी आपको खरीदनी है या नहीं। 10वीं गाड़ी है इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी, जिसे कंपनी वाले एसयूवी जैसा बोलकर बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पाए, मारुति एस्प्रेसो। इस गाड़ी को क्विड से लड़ने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन आज की तारीख में क्विड और सेलेरियो दोनों ही खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। इससे मात्र 15-20 हजार रुपए के ज्यादा बजट में इसके ठीक बगल में खड़ी हुई ऑल्टो K10 आपको मिल जाती है, जिसमें बेहतर सेफ्टी है, बेहतर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स हैं, बेहतर रोड प्रेजेंस है, बेहतर रीसेल वैल्यू है और बेहतर ब्रांड वैल्यू है। इतना सब कुछ आपको बेहतर मिल रहा है मात्र 15-20 हजार रुपए ज्यादा खर्च करके, तो एस्प्रेसो क्यों खरीदना? वैसे तो पहले से ही एस्प्रेसो की बिक्री कम हो रही है, लेकिन उतनी भी क्यों हो रही है भाई? जो लोग खरीद रहे हैं उनकी सोच क्या घास चढ़ने गई है? क्यों खरीद रहे हो भाई? आप ऑल्टो K10 लो ना। हाँ, ऑल्टो K10 लो। 11वीं गाड़ी है रेनो की क्विड। ये एक ऐसा होनहार बच्चा है जिस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो भाई ये IAS IPS बन सकता था, लेकिन हाल फिलहाल ये गली गली में चिटपटियां फोड़ते पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये गाड़ी किसी और कंपनी ने लॉन्च की होती, मारुति, टोयोटा, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, तो इस गाड़ी के जलवे ही कुछ और होते। इतनी अच्छी रोड प्रेजेंस है, दुनिया भर के शानदार पैकेज के साथ ये मिलती है। कंपनी वालों ने इस गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, उसके बावजूद भी आज भी पैकेज वाइज देखा जाए तो ये कंपटीशन देती है अपनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को। आप सोचो कितनी ज्यादा अच्छा पैकेज इसमें बहुत पहले दे दिया जा रहा था। कहने को इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, लेकिन जब आएगा तब की तब देखेंगे। हाल फिलहाल क्विड खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बचा है। पैकेज और शक्ल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बहुत पुरानी हो चुकी है। और इस समय पर रेनो वालों की ना तो आफ्टर सेल सर्विस का पता है और ना ही रीसेल वैल्यू के अते पते हैं। जब क्विड मार्केट में चल रही थी, मतलब कि बिक रही थी, उस समय पर भी क्विड के जो 50% ओनर्स थे वो अपनी गाड़ी से बहुत परेशान चल रहे थे। 50% खुश थे या नॉर्मल थे या एवरेज थे, ऐसा कह लो। और 50% तो इतने ज्यादा परेशान थे कि उनसे अगर पूछने बैठो तो भाई बिना पिटे बाहर से निकले आते थे, तो वही बड़ी बात होती थी। वो कहते थे हमारी गाड़ी घर पर कम और सर्विस सेंटर पर ज्यादा खड़ी दिखती है, क्विड तो जीवन में मत लेना। तो इस तरह के कंफ्यूज्ड रिव्यूज इस गाड़ी के रहे हैं, इसलिए क्विड लेने का कोई लॉजिक नहीं है, ना तब था ना अब है। बाकी देखते हैं आगे, अगर रेनो सुधरती है या क्विड बहुत शानदार पैकेज में लॉन्च होती है तो अब देखेंगे किसका पलड़ा भारी होता है। इस वीडियो की आखिरी और 12वीं गाड़ी है महिंद्रा की मरार्जो। इस गाड़ी को खरीदने के लिए मैं क्या मना करूं यार, जिसको पहले ही कोई नहीं खरीद रहा। 2, 5, 6, 7, 8, 10 लोग जो भी इस गाड़ी को हर महीने खरीद रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों खरीद रहे हो यार। इस गाड़ी को खरीदने का क्या लॉजिक बचा है? ना इस गाड़ी का कोई फ्यूचर बचा है, ना रीसेल वैल्यू बची है। अभी हाल फिलहाल आपको मेंटेनेंस इस गाड़ी का मिल रहा होगा, जल्दी ही ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उसके बाद इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी आपको उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो हाल फिलहाल मिल रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आप बैठोगे तो अर्गोनॉमिक्स भी इस गाड़ी के उतने अच्छे नहीं है, डिजाइन आउटडेटेड हो चुकी है। कंफर्ट है इस गाड़ी में, चलाने में ठीक है ये गाड़ी, लेकिन माइलेज अच्छा नहीं देती है। हर चीज इतनी दूर दूर है, लंबी है, मतलब आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे ना तो आप खुद ऐसा लगेगा, भले ही 2 दिन पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत पुरानी गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसकी डिजाइन लैंग्वेज बहुत पुराने जमाने से रिजेंबल करती है। तो इस गाड़ी को आज के टाइम पर खरीदने का कोई मतलब बचा नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि महिंद्रा मरार्जो खरीदने का किसी भी सेंस में एज अ टैक्सी ही सही आप प्लान कर रहे हो तो खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है, और एज अ टैक्सी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टैक्सी चलती बहुत है, मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है, और मेंटेनेंस इस गाड़ी को जल्दी ही खत्म या बिगड़ने वाला है, ऐसा मैं कहूंगा। तो प्लान ड्रॉप कर दो बॉस।
उसकी जगह आप कोई दूसरी गाड़ी खरीद लें, किया की कैरेंस खरीद लें, कैरेंस क्लैरिस खरीद लें, इनोवा खरीद लें, अर्टिगा खरीद लें, कुछ भी खरीद लें, मराठो मतलब नहीं है। तो ये थी वो 12 गाड़ियां जिन्हें खरीदने से आपको बचना है। इन 12 में से कुछ ऐसी गाड़ियां थी, आपने देखा ही है, जो बिल्कुल खरीदने लायक ही नहीं है। कुछ ऐसी हैं जो खरीदने लायक हैं, लेकिन अब उनको खरीदने का लॉजिक नहीं बचा है, क्योंकि उनसे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में या उसी कंपनी में। तो कुछ इस तरह से मिलाकर ये 12 गाड़ियां इकट्ठी की गई हैं। अगर आपकी नॉलेज में इन 12 के अलावा भी कोई ऐसी गाड़ी है जो इस लिस्ट में ऐड की जा सकती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर कोई ऐसी गाड़ी है जो इस 12 में नहीं होनी चाहिए थी, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन के साथ में वो नोटिफिकेशंस को ऑल करना ना भूलना। बाय।